हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी जो वीडियो है दैट इज़ अ मेजर वीडियो। इसमें हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर प्रोटीन्स ऑफ मसल्स। देन हम पढ़ेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर एक क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है दैट इज़ एनर्जी जनरेशन इन मैकेनोकेमिकल सिस्टम। मीन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी जनरेट कहाँ से होती है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं साइड बाय साइड सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बट लेकिन शांति से वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, एक भी चीज़ मिस नहीं करनी। सो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे, दैट इज व्हाट आर द मेजर प्रोटीन्स ऑफ मसल्स। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास दो मेजर प्रोटीन्स हैं मसल्स के, दैट इज मायोसिन एंड एक्टिन। ये हमने छोटे होते पढ़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी वर्ड्स मैंने येलो से मार्क किए गए हैं, ठीक है, दैट आर हाईलाइटेड, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, तो उनको ध्यान रखिएगा। तो अब हम देखते हैं द कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ऑफ मसल इज जनरेटेड बाय टू प्रोटीन्स। ठीक है, दो प्रोटीन्स की इंट्रैक्शन से हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स जो है मसल्स की, मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें जो फोर्स आ रही है दैट इज जनरेटेड बाय टू प्रोटीन्स, दैट इज मायोसिन एंड एक्टिन। ठीक है, दो हमारे प्रोटीन्स हैं मायोसिन और एक्टिन। Many cellular movements depends upon interaction between actin filaments and myosin and ATPs that moves along the actin filaments by coupling the hydrolysis of ATP to conformation changes। तो सेलुलर मूवमेंट कैसी होती है? पहले तो इंट्रैक्शन होती है एक्टिन फिलामेंट की और मायोसिन की। किसकी इंट्रैक्शन होती है? मायोसिन की और एक्टिन के फिलामेंट की। ठीक है, फिर साथ में क्या होता है सेलुलर मूवमेंट को जो है प्रमोट करने के लिए एक एटीपीएस होता है एंजाइम दैट मूव्स अलोंग द एक्टिन फिलामेंट्स। वो एक्टिन फिलामेंट्स के अलोंग मूव करता है और साथ में क्या करता है? बाय कपलिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी टू कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। मतलब एटीपी की हाइड्रोलिसिस तो करवाई गई, बट लेकिन साथ में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, मतलब 3D स्पेस में जो ओरिएंटेशन है एटम्स की उसको भी चेंज करवाता है हमारा कौन सा एंजाइम? दैट इज एटीपीएस एंजाइम। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एंजाइम दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनोकेमिकल एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम हमें क्या कहता है? इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज मैकेनोकेमिकल एंजाइम, जो कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। और इसको हम मोटर प्रोटीन भी कहते हैं। इस एंजाइम को क्या कहते हैं? मोटर प्रोटीन। ठीक है, अब जो है हमारे पास मोटर प्रोटीन क्यों कहा गया इसे? बिकॉज यहाँ पर जो मायोसिन है वो हमारी मोटर है। एक्टिन फिलामेंट जो है वो मूव करते हैं ना, मायोसिन तो उसके साथ अटैच रहता है, बट एक्टिन फिलामेंट्स तो मूव करते हैं, हम मैकेनिज्म में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्टिन फिलामेंट्स आर द ट्रैक्स अलोंग विद द मायोसिन मूव्स। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट एक ट्रैक है जिसके ऊपर मायोसिन मूव करेगा, सॉरी मायोसिन मोटर है और मोटर मूव करेगी एक्टिन के ट्रैक पर। ठीक है, तो इस तरीके से समझ लीजिएगा। एंड एटीपी क्या है? दैट इज अ फ्यूल, मतलब वो एनर्जी देगा हमारी, दैट पावर्स द मूवमेंट। तो हम जब एनर्जी वाला क्वेश्चन करेंगे तो हमने मेजरली एटीपी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, आई होप इसका स्ट्रक्चर आपको याद है। ओके, अब हम मायोसिन के बारे में पढ़ेंगे कि ये मेजर प्रोटीन्स की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनके अंदर क्या चीज़ें हैं। सो मायोसिन इज फॉर्म्ड ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है? 6 पॉलीपेप्टाइड चेन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स है मायोसिन के, पहला क्या है? टेल और दूसरा है हेड। अब हेड्स क्या होते हैं? हेड्स आर 2 इन नंबर, 2 हेड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो 2 हेड्स बनाए गए हैं। ओके, tail is formed of 2 polypeptide chain, heads are 2 in number and is formed of 2 globular myromycin protein। ठीक है, तो मतलब हमारे पास 2 प्रोटीन से हमारा एक हेड बना होता है। ठीक है, ईच हेड इज फॉर्म्ड, यहाँ पर ईच लगा दीजिएगा वर्ड, ईच हेड इज फॉर्म्ड ऑफ 2 globular myromycin proteins and form heavy myromycin। तो हेड जो है वो 2 मेजर प्रोटीन से बना है, मीरोमाइसिन प्रोटीन से, और उसको हम क्या कहते हैं? हैवी मीरोमाइसिन। एंड टेल जो है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, अब एक हेड के लिए 2 टेल्स है। ठीक है, सॉरी हाँ, एक हेड के लिए 2 टेल्स यहाँ पर शो की गई है। तो हमारे पास टेल में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है? अगर 2 हेड है हमारे पास तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर ईच हेड हो गया। तो मतलब हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कितनी होगी टेल के लिए? दैट इज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो आपने एक बात याद रखनी कि 6 कैसे हुआ? हेड्स जो हमारे पास 2 है तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हेड की, और टेल में हमारे पास जो है 2 हेड के लिए 2 टेल होंगी। ठीक है, तो हमारे पास एक टेल जो है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी है, तो 2 टेल्स कितने की बनेंगी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की। तो अगर एक हेड है तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, और अगर 2 हेड है तो
4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसी तरीके से 2 हेड्स के लिए हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ जाती हैं, ठीक है। अब पॉलीपेप्टाइड चेन का मोनोमर यहाँ पर कौन है, दैट इज मीरोमायोसिन प्रोटीन, ठीक है। दीज टेल्स आर इंटरकॉइल्ड अपॉन ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरकॉइलिंग, यहाँ पर देखो इंटरकॉइलिंग है ना, अपॉन ईच अदर एंड इज फॉर्म अ हेलिक्स, ठीक है। ये क्या फॉर्म कर रही है, एक हेलिक्स फॉर्म कर रही है एंड फॉर्म्स द लाइट मीरोमायोसिन। इसे हम क्या कहते हैं, लाइट मीरोमायोसिन। पहले हमने क्या पढ़ा था, हैवी मीरोमायोसिन, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं लाइट मीरोमायोसिन जो कि टेल बनाती है। हेड लाई एट द टिप ऑफ स्मॉल साइज आर्म्स कॉल्ड क्रॉस आर्म। अब ये क्रॉस आर्म बनी हुई है, स्मॉल साइज की आर्म है, इसके ऊपर हमारा क्या लाई कर रहा है, हेड लाई कर रहा है। ये छोटी सी जो आर्म है, दिस इज दी क्रॉस आर्म, ओके। Then cross arms of different myosin molecules are oriented in different directions. तो इसकी क्रॉस आर्म्स के डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं ओरिएंटेशन की एंड फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस विद द एक्टिन फिलामेंट। ये क्रॉस ब्रिज बना देते हैं, जो कि हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स के साथ क्रॉस ब्रिज बना देती हैं, मतलब एक्टिन यहाँ पर बाइंड हो जाता है, तो जब ये दोनों चीज़ें बाइंड हो जाएंगी तो एक क्रॉस ब्रिज बन जाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मायोसिन एटीपीएस एंजाइम प्रेजेंट ऑन दी हेड। तो हेड के ऊपर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, मायोसिन एटीपीएस, तो उसके हेल्प से हमारे पास क्रॉस ब्रिज बनता है, ओके। देखो अब हम पढ़ने लगे एक्टिन फिलामेंट के बारे में, मायोसिन के बारे में तो पढ़ लिया। अब एक्टिन फिलामेंट जो है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 प्रोटीन्स। एक्टिन में हमारे पास 3 प्रोटीन्स है, पहला तो एक्टिन प्रोटीन ही है। अब एक्टिन प्रोटीन जो है वो हमारे एक्टिन फिलामेंट का ये वाला ग्रीन और पर्पल पार्ट है, ठीक है। ग्रीन एंड पर्पल पार्ट इज एक्टिन प्रोटीन दैट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ फाइब्रस और फिलामेंटस और एफ एक्टिन। एफ एक्टिन का पूछा जाता है कि वो क्या चीज़ है, दैट इज फाइब्रस और फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है। एंड इज फॉर्म्ड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एक्टिन किससे बना है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, जो कि एक दूसरे के ऊपर इंटरकॉइल्ड है। जैसे ग्रीन जो है वो पर्पल के ऊपर रैप्ड हुई है ना, तो 2 चेन जो है वो इंटरकॉइल हुई है एक दूसरे के ऊपर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स। तो एक डबल हेलिक्स बन रहा है इनका। ईच स्ट्रैंड ऑफ एक्टिन इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 13 ग्लोबुलर और जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स। एक स्ट्रैंड जब जो है हमारा एफ एक्टिन का, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, 13 ग्लोबुलर एक्टिन या फिर जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब जी एक्टिन क्या है, जी एक्टिन मॉलिक्यूल हैज एक्टिव साइट्स हैविंग एडीपी मॉलिक्यूल। अब जी एक्टिन में क्या है, एडीपी मॉलिक्यूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी, ठीक है। जी एक्टिन जो है उसके पास एक्टिव साइट है जिसमें कि एडीपी मॉलिक्यूल्स हैं विच एक्ट्स एज बाइंडिंग साइट ऑफ द हेड्स ऑफ मायोसिन, ठीक है। मायोसिन के हेड को बाइंड करने के लिए एडीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, वो किसके पास है, जी एक्टिन के पास, ओके। नाउ द ट्रोपोमायोसिन, सेकंड इसमें प्रोटीन कौन सा एक्टिन फिलामेंट में, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन, ठीक है। जो हमारे पास ये स्ट्रैंड है, ठीक है, वो हमारे पास ये 2 स्ट्रैंड बनी है, एक ये ब्लैक कलर की, ये ब्लैक कलर की, तो ये 2 स्ट्रैंड जो है दीज आर ट्रोपोमायोसिन। दिस इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो ट्रोपोमायोसिन है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी है एंड स्पायरली कॉइल्ड अराउंड द एफ एक्टिन। एफ एक्टिन के अराउंड स्पाइरल कॉइलिंग है, ठीक है, एक थ्रेड बना हुआ है। इट लाइज इन द ग्रूव ऑफ एफ एक्टिन इन सच अ वे दैट ईच ट्रोपोमायोसिन का मॉलिक्यूल कवर 7 एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल। देखो ये ब्लैक कलर के लाइन यहाँ पर थोड़े थोड़े ऊपर कोई नहीं जो है इनके ऊपर आ रही, ठीक है, एफ एक्टिन के ऊपर आ रही है, ग्रीन के ऊपर आ रही है, मतलब ये क्या कर रही है हमारे पास, कि 7 एक्टिन मॉलिक्यूल्स को, 7 एक्टिव मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल, 7 एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल को कवर कर रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द रिलैक्स स्टेट। तो रिलैक्स स्टेट में ये 7 एक्टिव साइट्स को कवर करती है ऑफ द एक्टिन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट कौन सा प्रोटीन है, दैट इज ट्रोपोनिन प्रोटीन, द ओवल शेप्ड ग्लोबुलर प्रोटीन लाइंग एट द एंड ऑफ ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जो है हमारे पास क्या है, ओवल शेप्ड ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जो कि ब्लॉक कर देता है मायोसिन बाइंडिंग एक्टिव साइट्स को, ठीक है। मतलब हमारे पास ये जो ऑरेंज कलर के प्रोटीन्स हैं यहाँ पर, दैट इज ट्रोपोनिन प्रोटीन, ठीक है। तो ट्रोपोमायोसिन के एंड पे होता है जो कि ब्लॉक करता है मायोसिन बाइंडिंग एक्टिव साइट्स, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मसल प्रोटीन्स। सो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ मसल प्रोटीन्स, तो आप भी यही लिखेंगे, प्रॉपर हमने यही एक्सप्लेन करना है बार बार, तो आपको किसी भी फॉर्म में प्रोटीन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, तो वो हमने पढ़ना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी बार रिपीट होता है, ठीक है। तो
इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन इन्वॉल्व्स वीक बॉन्ड्स। ठीक है, मायोसिन और एक्टिन जो है उनकी इंटरेक्शन में वीक बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं। व्हेन एटीपी इज नॉट बाउंड टू मायोसिन, अ फेस ऑन द मायोसिन हेड ग्रुप बाइंड्स टाइटली टू द एक्टिन। ठीक है, जब एटीपी जो है कोई मायोसिन से बाउंड नहीं होता, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, मायोसिन जो है एक्टिन के साथ बाउंड कर लेता है। ठीक है, मतलब ये हमारी क्या है, रेस्टिंग स्टेट है, मतलब रिलैक्स स्टेट है। रिलैक्स स्टेट में कोई एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है ना, अगर हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो रिलैक्स पड़े हुए हैं ना। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, अगर हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमारा मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ बाउंड होता है और एटीपी तो रिलीज ही नहीं हुई अभी। व्हेन एटीपी बाइंड्स टू मायोसिन, जब एनर्जी आती है तो वो मायोसिन के साथ बाउंड करती है, तो क्या होता है, एटीपी जो है खुद ब खुद एडीपी और फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, जब हमारे पास पहले तो एटीपी बाउंड ही नहीं था तो मायोसिन जो है एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ था। जब एटीपी आ गया तो मायोसिन के साथ बाइंड करके उसने क्या किया, खुद की हाइड्रोलाइसिस कर ली और एडीपी और फॉस्फेट में चेंज हो गया। अब यहाँ पर एक साइक्लिक सीरीज चलती है कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस की, दैट अकर्स इन विच मायोसिन रिलीजेस द एफेक्टिन। मायोसिन जो है वो एफेक्टिन को छोड़ देता है। पहले तो असल में क्या होता है, मायोसिन तो एक्टिन के साथ बाउंड होता है, बट लेकिन एक सीरीज ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होता है जिसमें कि मायोसिन जो है वो एफेक्टिन को छोड़ देगा। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। अब इस सीरीज में देखिए क्या है, हम क्या कह रहे थे कि मायोसिन जो है वो रिलीज करता है एफेक्टिन सब यूनिट को, तो एक और सब यूनिट को बाइंड कर लेगा अलॉन्ग द थिन फिलामेंट। ये वाला थिन फिलामेंट है ऊपर वाला और ये नीचे वाला थिक फिलामेंट है। मायोसिन का फिलामेंट कौन सा होता है, थिक फिलामेंट, और एक्टिन का फिलामेंट जो होता है दैट इज थिन फिलामेंट। ठीक है, तो वो एक जो है यहाँ पर इसको छोड़ के एक जो है एक्टिन फिलामेंट के मॉलिक्यूल को छोड़ के, सब यूनिट को छोड़ के अगले के साथ बाइंड कर लेता है। तो जैसे ये वाला था डॉटेड वाला, इसके अगले के साथ इसने बाइंड कर लिया एट द एंड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो वो हमारा है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यही हमने सीरीज में एक्सप्लेन करना है। अब इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, दैट एटीपी बाइंड्स टू मायोसिन। ठीक है, एटीपी जो है, पहले तो मायोसिन देखो रिलैक्स स्टेट में पड़ा हुआ था जो हमने इंट्रोडक्शन में बोला। ठीक है, कि हमारा एक्टिन जो है वो मायोसिन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, टाइटली बाउंड है। जब एटीपी आया उसने बाइंड किया मायोसिन के साथ और मायोसिन के अंदर एक क्लेफ्ट ओपन हो गया, मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर एक क्लेफ्ट ओपन हो गया, डिसरप्टिंग द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन। ठीक है, एक क्लेफ्ट ओपन हो गया, इसके अंदर एक छेक हो गया, जिसमें क्या हुआ कि हमारी जो है यहाँ पर से जगह खाली हो गई, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन थी एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन वो डिसरप्ट होगी, सो दैट द बाउंड एक्टिन इज रिलीज्ड। ठीक है, अब जो ये वाला एक्टिन है वो बाउंड था ना इसके साथ, तो वो अब रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो ये हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, दैट एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड लीडिंग टू कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द प्रोटीन। ठीक है, अब एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज होगा। सेकंड स्टेप में एटीपी जो है इसके अंदर पड़ा था ना, एटीपी तो आया अभी मायोसिन के साथ बाउंड किया फर्स्ट स्टेप में, अब एटीपी जो है उसने हाइड्रोलाइज करना है इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। देखो ये पहले अपनी इस स्टेट में था, इसके साथ जुड़ा हुआ था और इसकी तरफ था, अब इसने कॉन्फॉर्मेशनल चेंज क्या करी, ये आगे की तरफ हो गया, तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ गया यहाँ पर। तो इन द प्रोटीन टू हाई एनर्जी स्टेट, ये वाली स्टेट कौन सी है, दिस अ हाई एनर्जी स्टेट दैट मूव्स द मायोसिन हेड एंड चेंजेस इट्स ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, तो वो मूव करता है मायोसिन हेड को। ठीक है, मायोसिन हेड जो है आगे चला जाएगा एंड चेंजेस इट ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिन फिलामेंट, इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज होगी ना। तो मायोसिन देन बाइंड्स टू एफ एक्टिन सब यूनिट दैन द जस्ट रिलीज्ड, तो अगले के साथ कहते बाइंड कर लेता है पिछले से हटके, कि पहले हमने एक रिलीज किया था, अब हम नेक्स्ट के साथ बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वीक बाइंडिंग हो जाती है। फिर क्या होता है, थर्ड स्टेप में अनदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज अकर्स इन दिस प्रोटीन। ठीक है, मायोसिन क्लेफ्ट क्लोजेस, अब मायोसिन का जो छेक था भरा हुआ, पहले तो वो जगह खाली थी ना, वीक बॉन्ड बना हुआ था, अब वो क्लोज हो जाएगा छेक। ठीक है, वो मतलब हमारा जो है क्लेफ्ट क्लोज हो गया, स्ट्रेंथनिंग द मायोसिन एक्टिन बाइंडिंग, तो यहाँ पर मायोसिन और एक्टिन की क्या होगी, बाइंडिंग होगी। ठीक है, ये मायोसिन जो है एक्टिन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया यहाँ पर इसने। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग दी मायोसिन एक्टिन बाइंडिंग। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर थर्ड स्टेप में तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है, तब हमारे पास जो है एक्टिन के साथ मायोसिन बॉन्ड करता है। अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये पावर स्ट्रोक स्टेप है। क्या है, पावर स्ट्रोक, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है।
ड्यूरिंग विच द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द मायोसिन हेड रिटर्न्स टू द ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट। ठीक है, पहले तो जो है कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो गई थी ना बीच में, देखो हमारे इस तरीके से अलग सी कॉन्फॉर्मेशन ले दी थी। अब जो है वो कॉन्फॉर्मेशन वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में जैसे स्टार्टिंग में थी वैसे यहाँ पर आएगी। ठीक है, इट्स ओरिएंटेशन रिलेटिव टू द बाउंड एक्टिन चेंजिंग। तो बाउंड एक्टिन से इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि पहले इसके साथ अटैच था, अब ये नेक्स्ट वाले के साथ अटैच हो गया। तो यहाँ पर एटीपी इज रिलीज टू कंप्लीट द साइकिल, सॉरी एटीपी यहाँ पर रिलीज होता है ताकि हमारा फिर से न्यूट्रल स्टेट आ सके। ठीक है, तो ये एक एटीपी इस तरीके से रिलीज होता है, मतलब एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, लेट्स सी नाउ व्हाट विल हैपन। इस साइकिल का हमें फायदा क्या हुआ, ईच साइकिल जनरेट्स 3 to 4 पिको न्यूटन। ठीक है, पिको न्यूटन मतलब 3 × 10⁻12 न्यूटन ऑफ फोर्स। बहुत कम फोर्स जनरेट हुई है पर लेकिन एक साइकिल से जनरेट होगी दैट मूव्स द थिक फिलामेंट 5 to 10 नैनोमीटर रिलेटिव टू द थिन फिलामेंट। ठीक है, थिन फिलामेंट से थिक फिलामेंट 5 से 10 नैनोमीटर आगे बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा। बिकॉज देयर आर मैनी मायोसिन हेड्स इन द एक्टिन इन द थिक फिलामेंट। तो थिक फिलामेंट में तो बहुत सारे मायोसिन हेड्स हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग से मायोसिन हेड आएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बहुत सारे मायोसिन हेड्स होते हैं दैट एनी गिवन मोमेंट सम आर बाउंड टू द थिन फिलामेंट। तो इतने सारे हेड्स हैं, कुछ तो बाउंड होंगे ना थिन फिलामेंट से, तो कुछ बाउंड है कुछ नहीं बाउंड है। ठीक है, दिस प्रिवेंट्स द थिक फिलामेंट फ्रॉम स्लिपिंग बैकवर्ड। ऐसा नहीं होता कि वो जब मायोसिन मूव कर रहा था तो क्या पता वो बैकवर्ड ही हो जाते हैं, पर बैकवर्ड क्यों नहीं होता स्लिप मायोसिन, क्योंकि उसके अगले वाला अटैच्ड है एक्टिन के साथ, तो वो उसको पीछे मूव नहीं करने देगा, स्लिपिंग बैकवर्ड से प्रिवेंट कर लेगा। When an individual myosin head releases actin subunit to which it was bound, तो जब एक इंडिविजुअल मायोसिन जो है वो रिलीज करता है एक्टिन तो वो स्लिपिंग बैकवर्ड से जो है प्रिवेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म। द थिक फिलामेंट डज एक्टिवली स्लाइड्स फॉरवर्ड पास द एडजेसेंट थिन फिलामेंट्स। तो एक्टिव स्लाइडिंग होगी मतलब एनर्जी यूज होगी इसमें फॉरवर्ड द एडजेसेंट थिन फिलामेंट्स। दिस प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड अमंग द मेनी सार्कोमियर्स। सार्कोमियर क्या होता है, मसल का एक यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, दैट इज सार्कोमियर। ठीक है, तो सार्कोमियर में बहुत सारे सार्कोमियर्स में ये प्रोसेस अकर होता है विच ब्रिंग अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इससे हमारा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। आई होप आपको ये भी समझ लग गया। ठीक है ना, आई होप इट वाज इजी। अब लास्ट जो हमने क्वेश्चन करना है दैट इज एनर्जी जनरेशन इन मैकेनोकेमिकल सिस्टम्स। ठीक है, तो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी जनरेशन कैसे होती है, तो एनर्जी का हमने एक ही बार बार पढ़ा है एटीपी में, तो कैसे जनरेट होगी, कितनी जनरेट होगी वो हम अभी पढ़ेंगे। तो पहले क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स इन एटीपी रिलीजेस सब्सटैंशियल फ्री एनर्जी। तो जब भी हमारे पास फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स की हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है, देखो दो फॉस्फेट ग्रुप जब ज्वाइन होते हैं ना, तो हमने पढ़ा था जब न्यूक्लियोटाइड वाली वीडियो की थी कि जब हमने एडीपी टू एटीपी भी किया था, तो दो फॉस्फेट जब ज्वाइन होते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन से फॉस्फेट बॉन्ड ज्वाइन होते हैं और ये वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स। इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर कैप्चरिंग एंड ट्रैपिंग फ्री एनर्जी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने इसका स्ट्रक्चर कितनी बार इस बार बायोफिजिकल में एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप आपको याद हो गया होगा ना स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर बना के जरूर आना एग्जाम में। ओके, और ये भी रिएक्शन शो करना कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच कैसे होता है। ओके, तो दिस इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर कैप्चरिंग एंड ट्रैपिंग, सॉरी यहाँ पर आएगा ट्रांसफरिंग, यहाँ पर लिख लेना ट्रांसफरिंग फ्री एनर्जी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है कैप्चरिंग और ट्रांसफरिंग फ्री एनर्जी का वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। ठीक है, कैप्चर भी करता है एनर्जी और ट्रांसफर भी करता है। तो यूजफुल फ्री एनर्जी इन एटीपी मॉलिक्यूल इज कंटेन्ड इन 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स। अब एक ये वाला पीओपी बॉन्ड है, ठीक है, और एक ये वाला पीओपी बॉन्ड है। तो ये दो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स हैं फॉर्म फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट बाय लॉस ऑफ वाटर। ये तो हमने भी पढ़ा ही है। ठीक है, इट इज रिटन एज एडिनोसिन पीपीपी। ठीक है, पीपीपी का मतलब है 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, या फिर हम APPP ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो सिमिलरली वाला साइन है दैट रिप्रेजेंट्स हाई एनर्जी बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर ये हाई एनर्जी बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा और जो P है दैट रिप्रेजेंट्स फॉस्फेट ग्रुप। ओके, अब जब भी फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड की जो है हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे पास एक हाईली रिएक्टिव हाईली एनर्जी जनरेट होती है दैट इज
-7.3 किलो कैलोरी पर मोल। ये हमने कहाँ पढ़ा था, जब हमने एटीपी बनाया था, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा पहले, ठीक है। तो आपको एनर्जी कंसंट्रेशंस के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले ये किया था, ओके। अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर हम रिएक्शन से इसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास जो है पीआई क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी से हाइड्रोलिसिस हुई, वाटर ऐड हुआ, तो एटीपी बन गया, 2 फॉस्फेट ग्रुप छूट गए और H पॉजिटिव आयन रिलीज हुए और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया। अब एटीपी में वाटर रिलीज करके एएमपी भी बना सकते हैं, 2 फॉस्फेट मतलब पायरोफॉस्फेट भी रिलीज कर सकते हैं। और एडीपी में अगर वाटर ऐड करें, ये वाले एडीपी में वाटर ऐड करें तो एएमपी बना सकते हैं और 1 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करा सकते हैं, ठीक है। तो पायरोफॉस्फेट क्या होता है, 2 फॉस्फेट ग्रुप्स लिंक्ड बाय अ फॉस्फोएनहाइड्रेट बॉन्ड। तो यहाँ पर एक दोनों ग्रुप्स में फॉस्फोएनहाइड्रेट बॉन्ड होता है। अब द फॉस्फोएनहाइड्रेट बॉन्ड इज एन ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड। ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, दैट इज ऑर्डिनरी बॉन्ड, बट इट रिलीजेस 7.3 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ फ्री एनर्जी। ये तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर रहा है व्हेन इट इज ब्रोकन। बट व्हेन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इन एएमपी इज हाइड्रोलाइज्ड, एएमपी का फॉस्फोएस्टर बॉन्ड मतलब एडिनोसिन अलग हो जाएगा और फॉस्फेट अलग हो जाएगा। टू गिव एडिनोसिन एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ओनली 2 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। तो सिर्फ 2 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज वाई फॉस्फोएनहाइड्रेट बॉन्ड्स आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स। इसलिए फॉस्फोएनहाइड्रेट बॉन्ड्स को हाई एनर्जी बॉन्ड्स कहा जाता है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड हम क्या देख रहे हैं, द यूज ऑफ एटीपी टू फ्यूल मैनी सेलुलर प्रोसेसेस। तो एटीपी यूज होता है बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस की एनर्जी को, मतलब एनर्जी देने के लिए। सेल्स कंटेन वेरियस एंजाइम्स दैट कैन कपल एटीपी हाइड्रोलिसिस टू अदर रिएक्शंस। अब एटीपी की हाइड्रोलिसिस जब होती है तो बहुत सारी रिएक्शन में एनर्जी यूज होती है, तो ये इस एंजाइम सेल्स के अंदर ही पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, सो दैट मच ऑफ द एनर्जी रिलीज इज कन्वर्टेड टू मोर यूजफुल फॉर्म्स, ठीक है। तो बहुत सारी जो रिलीज एनर्जी है वो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, कैसे, इन एंजाइम्स की हेल्प से। एग्जाम्पल टू सिंथेसाइज मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे हम आरएनए डीएनए की सिंथेसिस करते हैं तो वहाँ पर भी एटीपी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये प्रोसेस में एटीपी चाहिए। अब फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, उसमें भी एटीपी चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जैसे हमने लर्व इम्पल्स पढ़ा था कंडक्शन में, उसमें भी एटीपी चाहिए। तो बहुत सारे प्रोसेसेस में एटीपी की एनर्जी जो है यूज़ होती है हमारे सेलुलर सिस्टम में, ओके। नाउ ग्लूकोज के बारे में देखा जाए तो वो भी एक बहुत मेजर सोर्स है एनर्जी का, बट by an elaborate set of enzyme catalyzed reactions, cell couple the metabolism of one molecule of glucose to synthesize 36 ATP molecules. अब ग्लूकोज की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज -686 किलो कैलोरी पर मोल, जब ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस होती है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बहुत सारी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन को कपल करके हमने क्या देखा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज करा सकता है 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ठीक है। जिन्होंने बायो पढ़ी होती है तो उन्हें पता होता है कि हमने प्लांट्स में जैसे ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होता है और हमने रेस्पिरेशन पढ़ा होता है, तो उनमें कंबाइन करके जब रिएक्शन आती है तो 36 एटीपी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी प्रोड्यूस कराने के लिए हमारा कौन यूज़ हो रहा है, ग्लूकोज यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। जैसे हमने पढ़ा भी हुआ है, ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमें एनर्जी देगा, ठीक है। तो दिस एरोबिक कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इज यूजफुल टू मैनी ऑर्गेनिज्म। तो ये एरोबिक कैटाबॉलिज्म हुई ना कि मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को यूजफुल है। सो ये हमारी एनर्जी जनरेशन होगी इन द मैकेनोकेमिकल सिस्टम कि कैसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कैसे एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है और एटीपी में एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। तो ये आप अपने एग्जाम शीट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हम ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दी नेक्स्ट क्वेश्चंस। So thanks for watching the video. Do subscribe to my channel for more videos and also don't forget to follow on Instagram. Thank you so much.